पेशावर में अपने घर लौटने से पहले गुरुमुख और अमृत अपने बच्चे को पंच साहिब ले गए। प्रथा के अनुसार पुजारी ने पवित्र ग्रंथ साहिब खोला और मुख पृष्ठ पर पहला शब्द एम अक्षर से शुरू हुआ और इसी आधार पर बच्चे का नाम रखा गया मनमोहन। पर तब किसे पता था कि ये छोटा सरदार आने वाले समय में भारत की तकदीर बदलने वाला था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी छोटे सरदार के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के एक छोटे से गांव गाह, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। हालांकि कुछ रिकॉर्ड उनकी जन्मतिथि 4 फरवरी 1932 भी बताते हैं। उनकी माताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था और उनके पिताजी भी काम के चलते उन्हें अधिक समय नहीं दे पाते थे। इसलिए उनकी परवरिश उनके दादा श्री संत सिंह और दादी श्रीमती जमुना देवी ने ही की। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी असीम लगन ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे लगभग 5 वर्ष के थे तब उनके दादाजी उन्हें पहली बार गांव की पाठशाला लेकर गए और वहां के स्कूल मास्टर ने अपने रजिस्टर में उनका दाखिला किया और इस प्रकार 17 अप्रैल सन 1937 को मनमोहन सिंह जी का विधिवत शिक्षा के क्षेत्र में आगमन हुआ। इसके बाद तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की। मनमोहन सिंह जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय के चंडीगढ़ परिसर, जो तब होशियारपुर में था, से प्राप्त की, जहां उन्होंने 1952 में अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और 1954 में अर्थशास्त्र में एमए प्रथम श्रेणी की डिग्री हासिल की। उसके बाद सितंबर 1955 में वे लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने चले गए। यहां से उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ट्राइपोज ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान उन्हें नफील्ड कॉलेज से डिफिल करने के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। वर्ष 1957 में वे भारत लौट आए और यहां आकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को एक सीनियर लेक्चरर के तौर पर ज्वाइन किया। यहां उन्हें सैलरी के तौर पर 500 रुपए मिलते थे। वर्ष 1959 में उन्होंने पुनः लंदन में अध्ययन करने का निर्णय लिया और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट जॉन कॉलेज में अध्ययन आरंभ किया। उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वर्ष 1960-61 के लिए प्रतिष्ठित लास्की स्कॉलरशिप के लिए चुना गया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट छात्रों को दी जाती थी। यहाँ से उन्हें अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त हुई और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन यह छात्रवृत्ति भी उनके परिवार की आवश्यकता को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पा रही थी, खासकर जब उनका पहला बच्चा होने वाला था। इस कठिन परिस्थिति में डॉक्टर सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से संपर्क किया और अपनी पुरानी छात्रवृत्ति को फिर से सक्रिय करने की अनुमति मांगी, जिसे उन्होंने 2 साल पहले वापस ले लिया था। उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और उनकी 1957 की छात्रवृत्ति को पुनः बहाल किया गया, जिससे उन्हें 659 पाउंड का वार्षिक भत्ता मिलने लगा। इस छात्रवृत्ति ने उन्हें अकादमिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने योजना बनाई कि पहले वर्ष में वह अकेले ऑक्सफोर्ड में रहेंगे और फिर बाद में अपनी पत्नी और बेटी को अपने पास बुलाएंगे। 1962 में यहां से उन्होंने डी फिल की उपाधि प्राप्त की, जो उनकी विद्वता और दृढ़ता का प्रतीक है। फिर डॉक्टर सिंह भारत लौटे और दिल्ली और कोलकाता में 3 महीने तक शोध कार्य किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर डेविड की पुस्तक के लिए 2 अध्याय भी लिखे, जिसके लिए उन्हें 1000 रुपए प्राप्त हुए। लेकिन उन्हें फिर भी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने पिता से पैसे उधार लेने पड़े। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर सिंह और उनका परिवार पंजाब विश्वविद्यालय लौट आए, जहां वे मात्र 30 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर बन गए। इन शुरुआती संघर्षों और धैर्य ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिसने उन्हें बाद में बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का शैक्षणिक और शोध करियर अत्यंत प्रभावशाली रहा। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दी और फिर रीडर, प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र में फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड सेक्शन के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। यहां से शुरू हुआ उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सफर। इसी वर्ष वे विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने और 1971-72 तक इसी भूमिका में रहे। वे 1972 से 1976 के बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार और फिर 1976 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मानद प्रोफेसर रहे। 1976 से 1980 तक उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक और IDBI बैंक के निदेशक के रूप में कार्य किया। साथ ही वे एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी शामिल थे। 1977 से 1980 के दौरान उन्होंने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस अवधि में उन्होंने कई अहम सुधार और पहले की जो भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। उनके आरबीआई के गवर्नर के कार्यकाल में उन्होंने शहरी सरकारी बैंकों के मामलों की निगरानी और उनके संचालन को बेहतर बनाने के लिए आरबीआई में अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट का गठन किया। इस कदम ने शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया। इसके अलावा डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983 को लागू किया गया, जिसने बैंकों को विभिन्न नई गतिविधियों जैसे लीजिंग में भाग लेने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने खाता धारकों के लिए नामांकन सुविधाओं को सक्षम किया, आरबीआई की शक्तियों को सशक्त किया और सार्वजनिक जमा पर प्रतिबंध लगाया, जिससे असंगठित वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों को सीमित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की अधिकृत पूंजी को 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया, जिससे बैंकों में जनता का विश्वास और भी अधिक बढ़ा। इसके अलावा बैंकिंग संस्थानों की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वार्षिक समीक्षा प्रणाली लागू की गई, जो उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक बनी। इन सब के साथ ही डॉक्टर सिंह ने वित्तीय समावेशन पर भी बहुत जोर दिया। डॉक्टर सिंह ने बैंकिंग सेवाओं को वंचित वर्गों तक पहुंचाने के महत्व को समझा और इसके लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया, जो आगे चलकर वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इस दौरान भारत की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में 7वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता बढ़ाना, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना और सतत विकास को सुनिश्चित करना था। इसमें औद्योगिक और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। इस अवधि में योजना आयोग ने पारंपरिक समाजवादी नीतियों के साथ साथ बाजार आधारित सुधारों को भी अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह दृष्टिकोण 1990 के दशक में होने वाले आर्थिक उदारीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मजबूत आधार बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों ने भारत की आर्थिक संरचना को बदलने और भविष्य के सुधारों की नींव को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संसाधनों का बेहतर आवंटन सुनिश्चित किया और वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी। इस दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया गया। उन्होंने यह भी समझा कि देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सड़क नेटवर्क, सिंचाई सुविधाओं और ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों ने दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी विकास को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन दिया, जिससे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही डॉक्टर सिंह ने वित्तीय उत्तरदायित्व को मजबूत करने के लिए भी काम किया। उन्होंने सार्वजनिक व्यय में होने वाली अक्षमताओं को कम करने और संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने योजना आयोग के माध्यम से ऐसे सुधारों और नीतियों की नींव रखी जो 1991 में लागू किए गए आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख स्तंभ बने। यह उनकी दूरदर्शी सोच और आर्थिक दृष्टिकोण का ही परिणाम था कि भारत भविष्य में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन कर पाया। इसके बाद 1987 से 1990 के बीच वे साउथ कमीशन जिनेवा के महासचिव थे और 1990 से 91 में भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने। 1991 में वित्त मंत्री बनने से पहले उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 21 जून 1991 के दिन मनमोहन सिंह ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। यह दिन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक अहम दिन था, क्योंकि ये वह समय था जब देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव की आवश्यकता थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन पर विश्वास जताया, क्योंकि वे एक सक्षम और दूरदर्शी अर्थशास्त्री के रूप में पहले ही अपनी पहचान बना चुके थे। इसी दिशा में डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 का बजट भाषण भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक था। यह भाषण न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नया दृष्टिकोण था, बल्कि एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत भी थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हुए कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस भाषण में डॉक्टर सिंह ने भारत की उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो देश के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने वाली थी। We have to harness all our latent resources
for a second industrial revolution and a second agricultural revolution. Our economy, polity, and society have to be made extraordinarily resilient and alert if we are to take full advantage of the opportunities and to minimize the risks associated with the increasing globalization of economic processes. We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. The economic policy changes brought about by our government under the inspiring leadership of Prime Minister Narasimha Rao in the last 8 months are inspired by this vision. उनका यह भाषण भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और उससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत से सुधार कार्य किए, जैसे रुपए का अवमूल्यन। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया, जो भारत के भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए आवश्यक था। इस कदम से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिला और भुगतान संतुलन का संकट समाप्त हुआ। नई औद्योगिक नीति 1991। इस नीति ने भारतीय उद्योगों को उदार बना दिया और लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने का मौका मिला और इस नीति से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला और भारतीय उद्योगों में निवेश के लिए नए अवसर खुले। कर प्रणाली में सुधार। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए और उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की संरचना को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में कई कदम उठाए, जिससे कर प्रणाली पारदर्शी हुई और कर संग्रहण में वृद्धि हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने विदेशी निवेश के लिए कई क्षेत्रों को खोल दिया, जिससे भारत में वैश्विक कंपनियों का निवेश बढ़ा। इससे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। सेबी का सशक्तिकरण। उनके कार्यकाल में सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को मजबूत किया गया, जिससे पूंजी बाजार में पारदर्शिता बढ़ी और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यह कदम भारतीय शेयर बाजार को विकसित करने के लिए एक अहम कदम साबित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किए गए इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ने लगा और भारतीय बाजार में विदेशी निवेश आकर्षित हुआ। 1991 के सुधारों ने न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि उसे एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भी स्थापित किया। इन सुधारों ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी नई ऊंचाइयां छुई। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि हुई, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई और देश ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। डॉक्टर सिंह के इन दूरदर्शी निर्णयों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और विकास की दिशा में अग्रसर किया। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी और इस दौरान उन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. उनका कार्यकाल भारतीय विकास के लिए एक स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कई अहम सुधार किए गए। उनकी सरकार के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व गति पकड़ी। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8 से 9% की औसत विकास दर को हासिल किया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उन्होंने अमेरिका, रूस और चीन जैसे प्रमुख देशों के साथ कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती दी। 2008 में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स परमाणु करार के बाद भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह अर्थात NSG में शामिल किया गया, जो उनके नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी विशेष जोर दिया। उनकी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात नरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं की शुरुआत की, जो गरीब और वंचित वर्गों के लिए फायदेमंद साबित हुई।
2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक संकट को प्रभावी ढंग से संभाला। उनकी सरकार ने समय पर प्रोत्साहन पैकेज और वित्तीय राहत उपायों को लागू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट से कम नुकसान के साथ उबर पाई। यह उनकी आर्थिक कुशलता और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय क्षेत्र इस संकट से सुरक्षित रहे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश इस समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके कार्यकाल में भारत में ऊर्जा क्षेत्र को सुधारने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए कई अहम योजनाएं बनाई गई। इसके अलावा उन्होंने सड़क, रेल और हवाई परिवहन के क्षेत्र में भी अहम सुधार किए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिली। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने, सिंचाई प्रणाली को सुधारने और कृषि के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने पर जोर दिया। इस समय भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन आया। उनकी सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं में सुधार के लिए कई उपाय किए। सूचना का अधिकार अधिनियम और ई गवर्नेंस जैसी योजनाओं ने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की, जिससे लोगों का सरकारी संस्थाओं पर विश्वास बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल न केवल भारत की आर्थिक वृद्धि का समय था, बल्कि यह भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान का भी समय था। उनकी नीतियों ने भारत को एक समृद्ध, समावेशी और विश्वसनीय अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर एक मजबूत शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से लेकर भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने तक उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रतीक है। एक सिख सरदार के रूप में उन्होंने न केवल अपनी जाति का, बल्कि करोड़ों लोगों की आशाओं का भी प्रतिनिधित्व किया। यह दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किस स्थिति में पैदा हुए हैं, बल्कि इस बात पर करता है कि आप उन परिस्थितियों को चुनौती देने के लिए कितना साहस रखते हैं। उनका जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, महानता प्राप्त करने के लिए सपना देखा जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को आने वाले समय में याद किया जाएगा। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल भारत को सही मार्ग पर आगे बढ़ाया, बल्कि दुनिया को भी यह दिखाया कि एक विनम्र, विद्वान और दूरदर्शी नेतृत्व कितना प्रभावी हो सकता है। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।